मैं रीमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष प्रोग्राम में। और आज हमारी गाड़ी आकर रुकी है गुरुग्राम में। आज हम आए हैं HSV ग्लोबल स्कूल सेक्टर 46 गुरुग्राम में, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 2019 में। सबसे पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी डॉक्टर श्री कृष्ण जी से, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम की आन बान और शान है। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जो इस स्कूल के बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवाती हूँ। डॉक्टर पवन वत्स जी, जो कि चेयरमैन है हीरा ग्रुप ऑफ स्कूल के। तो आइए इनका भी स्वागत कीजिए। हमारे अगले पैनलिस्ट आयुष वत्स जी, जो कि डायरेक्टर हैं HSV ग्लोबल स्कूल के। तो आइए इनका भी अभिनंदन कीजिए। अगले पैनलिस्ट जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वो है देवेंद्र शर्मा जी, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। तो आइए इनका भी स्वागत कीजिए। अगली पैनलिस्ट जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मिसेस चितवन भारद्वाज जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस स्कूल की। तो आइए इनका स्वागत कीजिए। मिसेस अंजना अरोरा, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। मिसेस रूही तनेजा, कंसल्टेंट कॉमर्स हैं वो। तो आइए इनका भी स्वागत कीजिए। श्री सत्यपाल यादव जी, जो कि मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी के। तो आइए इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत कीजिए। अगली पैनलिस्ट जो हैं वो है मिस मोनिका पांडे, जो कि कंसल्टेंट ह्यूमैनिटीज़ हैं। तो आइए इनका बहुत स्वागत कीजिए। अगले पैनलिस्ट जो हैं वो है मिसेस अनुष्का यादव। अभी हम इस स्कूल के जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं उनके पास चलेंगे और उनके मन में जो एक सवालों का तूफान उठ रहा है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उसका जवाब देंगे। मेरा नाम सोनित है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 12th के बाद मुझे आगे IAS बनना है, IPS बनना है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? जो जर्नी है आपकी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कि आप ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हैं, साइंस से पढ़ना चाहते हैं या कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद जब आपका ये एजुकेशन कंप्लीट होता है तो आपको ग्रेजुएशन मस्ट है। तो उसका लिमिटेड क्राइटेरिया जो है वो ग्रेजुएशन आपको होना है। उसके बाद में आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, जो प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर आते हैं जो 200 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपका एक 200 मार्क्स का है, उसमें आपके GK, रीजनिंग और ये सारा आएगा। एक आपका सब्जेक्टिव आता है जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट आता है। और जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेन एग्ज़ाम आता है। मेन एग्ज़ाम में आपका रिटन पार्ट होता है जिसमें आपके 7 पेपर्स होते हैं। उन पेपर्स को आप क्वालिफाई करते हैं और आपका उसके बाद में इंटरव्यू पैनल आता है। तो जो आपका मेन सिलेक्शन होता है वो आपके मेन सब्जेक्ट, मेन पेपर और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। आपको कैडर भी उसी के हिसाब से मिलता है कि आपको कौन सा रैंक आया है। बिलो 100 रैंक है तो आपको आपकी चॉइस का IAS का रैंक मिलेगा और आपको स्टेट भी आपकी चॉइस के हिसाब से मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये तो एक प्रोसेस है कि इस प्रोसेस से आप IAS बन सकते हैं। अब बात आती है कि IAS बनने के लिए मुझे हार्डवर्क कितना करना पड़ेगा, मुझे स्मार्ट वर्क कितना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो थ्रू आउट NCERT 6 ऑनवर्ड सारे सब्जेक्ट्स पे आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। 10th तक आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से होना चाहिए और इन सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज के साथ साथ आप अपनी ग्रेजुएशन को बहुत अच्छे तरीके से करें। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल रेडी हैं इस फाइट के लिए तो आप अपना फॉर्म फिल करें। अदरवाइज 1 साल आप प्रिपरेशन इसकी करें ताकि आप उस एरिया को प्रॉपर जान सकें।
मेरा नाम अन्वेषा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी इंग्लिश ग्रामर में पकड़ अच्छी है तो आप मेरे को कौन सा फील्ड रेकमेंड करेंगे? आप इसके लिए बीकॉम इंग्लिश ऑनर्स के लिए जा सकते हैं। आप प्रूफ रीडर बन सकते हैं, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मास मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे को क्रिकेटर बनना है लेकिन माय पेरेंट्स वांट कि मैं लॉयर बनूं, सो हाउ शुड आई कन्विंस देम? बहुत अच्छा महक, प्रश्न नया नहीं कहूँगी क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं लड़कियां बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं और बहुत सारे बच्चों के नाम हैं, एक लंबी फहरिस्त है कि जिसको अगर देखने चले तो भारतीय क्रिकेट टीम ही नहीं, आज भी हम वर्ल्ड कप भी जीत के हटे हैं कुछ देर पहले। सो बेटा, पहली बात तो ये है कि आपको खुद पहचानना है कि ये मेरा पैशन है या सिर्फ मेरा शौक़ है। क्या मैं इस तरह से खेलती हूँ कि मैं इसमें रिकॉर्ड बना रही हूँ? क्या मैं इस तरह से खेल रही हूँ कि मेरे नाम पर जब मैं कहीं किसी टीम में खेल रही हूँ मेरी बैटिंग अच्छी है, मेरी बॉलिंग अच्छी है या मेरी फील्डिंग अच्छी है? अगर मुझे लगता है कि वाकई मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो दिख रहा है कि मैं आने वाले ज़माने की लेडी विराट कोहली बन सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिट। मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगी, मैं उनसे समझाऊँगी कि आप एक बार फील्ड पर आके मेरा खेल देखिए मैं कितना अच्छा करती हूँ। लॉयर बन के भी तो मुझे कहीं ना कहीं अदालत में ही खेलना है, वहाँ शब्दों का खेल है और यहाँ बल्ले से खेलना है। तो एक बार अगर वो कन्विंस हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के करियर में, रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, या आज का ज़माना ऐसा है जब माँ बाप बच्चों के साथ चल रहे हैं। तो मुझे लगता है मम्मी पापा से बात करिए, उन्हें स्कूल में लेकर आइए, हम भी उनसे बात करेंगे। अगर आप क्रिकेट के मैदान में कुछ छक्के चौके लगा रही हैं और बहुत अच्छे से खेल रही हैं तो मुझे नहीं लगता माँ बाप मना करेंगे। My name is Arish and my question is, apart from BCom, what other options do I have? आरुष, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी, ये बहुत टाइम से चल आ रहा है कि हम सभी बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रेफर करते हैं। हर कोई यही सोचता है कि आपने 12th कॉमर्स कर ली तो आप बीकॉम की ओर जाएंगे, बट ऐसा नहीं है बेटा। बीकॉम के अलावा हमारे पास और बहुत ऑप्शंस है जिसमें हमारी ग्रोथ, हमारा अच्छा फ्यूचर सेट हो सकता है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स विद ऑनर्स। आप ऑनर्स में इकोनॉमिक्स के साथ कर सकते हैं, मैथ्स के साथ जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो आप बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा कि कल को आप MA इको कर सकते हैं, आप एक इको के लेक्चरर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, ये भी आज के टाइम में बहुत फेमस ट्रेंड में है फील्ड, जिसके अंदर बहुत अच्छे ग्रोथ ऑप्शंस हैं। आप बैंकिंग में जा सकते हो, इंश्योरेंस में जा सकते हो। जनरली बैंकिंग के सब्जेक्ट्स में क्या है, हमारे इंग्लिश, GK जो एक बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हम अगर कहें तो कॉमर्स के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत बेसिक है, आपने 11th और 12th में स्टडी किया होगा, सो वो भी आप क्रैक कर सकते हो। तो नो नीड टू गो टू BCom ओनली, so you have to go for BCom with eco, with maths or bachelor of banking in and insurance field. मैं एक चीज़ इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी सुनने वाले हैं, कि हमारे पास हायर एजुकेशन के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें हम लोगों को पहले एक मिथ होता था कि डिस्टेंस एजुकेशन से एजुकेशन लेंगे तो या तो वो स्लो लर्नर है या वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, इसलिए वो डिस्टेंस एजुकेशन से एजुकेशन ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी डर लगा रहता था कि ये डिग्री हमारी झूठी है या इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारी डेवलप हुई है, उसमें इन सभी डिग्रीज को इक्विवेलेंट आपको वैलिडिटी मिली है, और ये किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये वैलिड रहेगा। चाहे आप रेगुलर एजुकेशन लें, चाहे आप डिस्टेंस से लें, ऑनलाइन एजुकेशन लें, आप स्किल एजुकेशन लें, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज करें, इन सभी की डिग्री आपकी वैलिड है, आप अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये है कि अगर आप बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज में जाते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्रामिंग आपकी बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे आपका 70% प्रैक्टिकल है और 30% थ्योरी है, और इसमें आप रेडी टू वर्क होते हैं कि जब आप 3 साल बाद किसी कोर्स को कंप्लीट करके निकलते हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक्सपर्ट हो जाते हैं। जबकि आप रेगुलर एजुकेशन लेते हैं तो अगर आपने 3 साल BA किया, BSc किया या BCom किया तो आपने अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया, बट अगर आपको वहीं पे compete करने की बात हो या आपकी सिचुएशन की डिमांड आ जाए कि आपको इमीडिएटली वर्क करना है
अपना स्टार्टअप करना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे। तो हम लोगों को ये देखना है कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इम्पोर्टेंस किसको मिलेगी। रेगुलर एजुकेशन करके जिन्होंने 3 साल एजुकेशन किया है उनको मिलेगी, या जो रेडी टू वर्क हैं जिनके पास 70% वर्किंग प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको मिलेगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आप ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं। और वहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ देखें, और उसके अलावा वो प्रोग्राम क्या उस यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किए हैं या नहीं किए। यूनिवर्सिटी तो अप्रूव हो गई, लेकिन क्या वो कोर्सेज भी अलाउ किए हैं, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद आप करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से एजुकेशन ले सकते हैं। चॉइस आपने करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं और आपकी यूटिलिटी क्या है और आप फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं, आपकी टाइम डिमांड क्या है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें और अपने प्लेटफॉर्म को चूज़ करें। उसी के अकॉर्डिंग आप अदर ऑप्शंस पे भी ध्यान दें। जो आपका क्वेश्चन था जनरली कि अगर हम ये ना करें तो क्या करें, तो क्या करने के लिए आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स को भी देखना होगा और अपनी सेल्फ चॉइस भी देखनी होगी कि आप करना क्या चाहते हैं। My name is Alok Mishra. My question is, after 12th, right now I opt commerce. After 12th, I want to become, I want to do BC or BTech courses. सब्जेक्ट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो NEP में आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि जब हम लोग 10th 11th 12th में पहले स्टडी किया करते थे तो पहले भी हमारा कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन रहता था। हमें काउंसिल करने की ज़रूरत होती थी कि हम किस स्ट्रीम में जाएं। वो या तो हम अपने पीयर ग्रुप को फोकस कर लेते थे, या हमारा सोसाइटी प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, उनको लेके ही हम अपना स्ट्रीम चूज करते थे। अब एक हमारे पास और अपॉर्चुनिटी आ गई कि हमारे लिए एक मार्केट और खुल गई कि आप सब्जेक्ट्स का कहीं से भी किसी भी स्ट्रीम से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा क्राइटेरिया सेट ना करें कि मैं अपना हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, मैं बायोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ और मैं अकाउंट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ रहा हूँ, और आप 3 नाव में बैठ गए और आपने कहीं भी अपने आप को सक्सेस नहीं किया। तो जब आप सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करते हो तो आप अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी जर्नी स्मूथली, आप चाहे डिप्लोमा कोर्स करें, डिग्री कोर्स करें, या रिसर्च में जाएं, या कैरियर का कोई भी हाई गोल अचीव करना चाहें, तो वो एक रो में होना चाहिए। अगर बायो के साथ में जैसे मैं मानता हूँ कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो देयर इज़ नो इशू कि वो आपको आने वाले टाइम में कैरियर के लिए भी आपका ध्यान उस तरफ दिलाएगी कि भाई अगर आप MBBS में नहीं गए, या आपने BDS नहीं किया, या आप क्लिनिकल साइकोलॉजी करके भी आप डॉक्टर बन गए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चॉइस जो आप सब्जेक्ट की करते हैं वो ज़रूर ध्यान रखें कि वो स्ट्रीमलाइन हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। My name is Divit. My question for you is, how can I become a microbiologist? माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए हमें पहले बायो सब्जेक्ट रखना पड़ेगा अपना 11th-12th में, और उसके बाद हम BSc करेंगे। हमारी बायोलॉजी माइक्रो से कर सकते हैं, बायोलॉजी बायोटेक से भी कर सकते हैं, बोथ आर गुड फॉर ऑप्शन। एंड आप MSc करें या BTech भी कर सकते हैं। इसके साथ MSc करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, और उसके बाद बहुत सारे लैब के ऑप्शंस हैं जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब ले सकते हैं। My name is Anshika and I have opted science stream in class 11. My question is, how can I become a fingerprint expert in CBI? जो हम फिंगर प्रिंटिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या आपके पास 12th में बायोलॉजी है? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर फिंगर प्रिंटिंग में जाना, आपको CBI के ब्यूरो में जाना है, तो पहले आपको अपनी स्ट्रीम साइंस रखनी पड़ेगी। 12th में आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ, तभी पॉसिबल होगा, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं आगे, तो ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद आप CBI में एग्ज़ाम्स होते हैं, अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन निकलते हैं सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उसमें अप्लाई कीजिए और अपना टेस्ट कंटिन्यू कीजिए।
आई अज्यूम, दैट्स माई अजम्पशन, कि अभी आप 11th या 12th क्लास में होंगे. अगर आपने 11th क्लास में बायो नहीं लिया, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी हियर इज बिकॉज सी फिंगर प्रिंटिंग इज ऑल अबाउट DNA एंड RNA. इट वर्क्स ऑन दैट. तो उसके लिए कोर सब्जेक्ट आपके पास बायो होना चाहिए, एंड फॉर दैट आपको नॉलेज भी उतनी ही होनी चाहिए. अगर आपको उस फील्ड में काम करना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू क्वेश्चन. अगर आपको कोई भी फील्ड ऑप्ट करनी है, आपको उसके कोर में जाके काम करना होगा, ओनली देन यू कैन एक्सेल इन इट. तो अगर आप नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने स्कूल में जाओ, अपने काउंसलर से बात करो एंड ऑप्ट फॉर द बायोलॉजी, गिव द एग्जाम एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द ग्रेजुएशन. Good morning everyone. Myself Renu. I want to go in a weather statistician department. So please give me some guidance about it. Renu, I already assume that you are having humanities. So for that, what you could do is you can pursue your graduations in bachelor's program. After that, आप एक specifically geography का उसी के अंदर कोर्स होता है, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं. साथ के साथ आप इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर इंग्लिश भी होना बहुत ज़रूरी है. अगर इंग्लिश होगी तो आप मास मीडिया में भी आगे जा सकते हैं. आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस यहाँ से खुल जाएंगे. Good morning everyone. My name is Anushka and I want to go in the pharmaceutical industry R&D section. So what is the process for this? Anushka, if you want to pursue your graduation career in pharma industry, for that आपको सबसे पहले 11th 12th में आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए. उसके साथ आप फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, फिर एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, देन आप रिसर्च ऑप्ट करेंगे और आप फार्मा में रिसर्च, और फिर आपके लिए आपका सारा ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप मेडिसिन में जा सकते हो या फिर आप इंस्ट्रूमेंटल रिसर्च में भी जा सकते हो. मेरा नाम रौनक है और मैंने साइंस ऑप्ट करी है 11th में, और मेरे को आगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कुछ करना है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल है. तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू, जो भी बच्चे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या जिनका तारों सितारों में बहुत रुचि है ना, मुझे तारे अच्छे लगते हैं, स्टार गेजिंग इज़ वेरी गुड, मुझे उन तक पहुंचना है, उनके बारे में जानना है, एस्ट्रोनॉमी इंजीनियरिंग में जाना है या एरोनॉटिकल्स में जाना है, स्पेस से रिलेटेड मेरी इंक्वायरीज़ हैं. इसरो हैज़ लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स. आप इसरो की साइट पे जाते हैं तो वहाँ स्टूडेंट प्रोग्राम सारा साल चलते रहते हैं. तो आप उनमें अपने आप को एनरोल करिए. एक तो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जब आप वहाँ पे टेस्ट क्लियर करेंगे तो दे विल कॉल यू फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं. उन इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, वहाँ रोल करते हैं, इनरोल करके वहाँ सिलेक्शन हो जाता है. तो इसरो आपको अपनी अलग अलग जो सेंटर्स हैं, बेंगलोर में है, मद्रास में है, डिफरेंट सेंटर हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से, तो उनमें आप जाइए. वहाँ 1 वीक का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होता है, आप उसमें एनरोल करिए. उससे आप एक्सप्लोर कर पाएंगे कि जो मेरे अंदर का इंटरेस्ट है, फिर बात पैशन और प्रोफेशन की आ जाती है. यू अंडरस्टैंड? तो वहाँ आपको जाके समझ आ जाएगा कि जो मेरी रुचि है वो किस हद तक है, उसकी सीमा क्या है, और वो आपको और अच्छे से, क्योंकि वहाँ पॉलिशिंग ही इसी चीज़ का हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उसमें और अच्छे से काम कर पाएंगे. आपने आपको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करिए. आपको तो ज़रूर करना है बेटा, क्योंकि आपने सोचा ही ऐसा है कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है. बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे वहाँ जाने के बाद भी आपके, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसी आपकी रुचि है आपका सिलेक्शन भी होगा ज़रूर उसके लिए. My name is Kunal Singh and my question is that how to become AI engineer and which subject we choose after 12th and which institute we get instituted in India or out of India, what we choose. कुणाल, ये जिज्ञासा आपकी बनी है क्योंकि रोज़ हम आजकल ना AI सुन रहे हैं. मुझे लगता है चैट GPT एंड सब चीज़ों से भरा हुआ है हमारा आज का मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, जो मुझे लग रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत नई तरह से उभर कर आ रही है. अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें नज़र आ रहे हैं. आप वॉइस मॉड्यूलेशन कर देते हैं, आपकी बहुत हेल्प करिए. कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम भी है कि कहीं आने वाले टाइम में ये हमारे काम ही तो नहीं छीन लेगी. जैसे बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ USA में इसके अगेंस्ट की स्टॉप AI, क्योंकि ये पहले लोग कंप्यूटर से डर गए थे, फिर अब लोग AI से डर रहे हैं. कुछ भी ऐसा नहीं है. AI में बहुत वास्ट करियर्स मिलेंगे आपको. आपको करना क्या है कि जैसे मैम अभी बता रहे थे सब आपको, कि आपको पहले वही सब्जेक्ट्स लेने हैं.
आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर होना ज़रूरी है। आप कंप्यूटर में कंप्यूटर एप्लीकेशन पे ना जाएं, आप इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस पे जाएं, क्योंकि इसमें आपको स्क्रैच, पाइथन ये सब लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जिससे आप आगे फर्दर इसमें और ऐड ऑन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आप शुरुआत सही करिए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी डेवलप कर रहे हैं इसको अपने अंदर कोर्सेज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इसको लेकर आ रही हैं। तो डेफिनेटली आपको आगे करियर में जो भी सहायता चाहिए होगी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा, और हम सब आपके साथ ही हैं। Good morning, experts. I am Dhruv, and my question is that how can I become a data analyst? डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ध्रुव आपको आपको अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन करनी है बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन यू डू योर एमटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर द कोर्स स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स ड्यूरिंग योर एज मेंशन बाय सर कि आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, विच विल लैंड यू अ गुड जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। माय नेम इज़ प्रज्ञा एंड जैसा कि हमारी पैनलिस्ट एंड टीचर रूही मैम ने कहा कि कॉमर्स एक बहुत डाइवर्स स्ट्रीम है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बट स्टिल इन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट ये चलता रहता है कि हमारे पास जितने ही डाइवर्स कोर्सेज है उतने ही कम करियर ऑप्शंस हैं। तो आई जस्ट वांट आवर पैनलिस्ट कि वो इस स्टीरियोटाइप को ख़त्म करते हुए हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस रखे जो जिनके बारे में हमारे कॉमर्स स्टूडेंट को नहीं पता है। कॉमर्स एक के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। अभी भी स्टूडेंट्स के माइंड में यही आता है कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं हमारे फ्यूचर के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ऐसे अदर ऑप्शंस भी हैं जो अभी कुछ टाइम से बहुत अच्छी, जिसके अंदर हमारी फ्यूचर ग्रोथ है। अगर मैं बात करूँ CEOs की, तो वो सब हमारे MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा मैंने बात की थी फाइनेंशियल एनालिटिक्स की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, और मेन एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट का बूम जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में चल रहा है, कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट CA CS जो सबके माइंड में सेट है, उसके अलावा सब अदर ऑप्शंस भी हैं बच्चे आपके पास जिसके लिए आप मूव कर सकते हैं। मेरा नाम गर्वित है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं क्लास 11th में मेडिकल ऑप्ट करता हूँ तो मेरे पास डॉक्टर के अलावा और कौन से करियर ऑप्शंस हैं? साइंस के लिए आपको ये नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, बहुत से ऑप्शन, डॉक्टर में भी ऑप्शंस हैं। आपको सर्जन बनना है, आपको सर्जन नहीं बनना है तो आप डेंटल सर्जन भी कर सकते हो, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हो। डॉक्टर के अलावा ऑप्शंस अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप पहले अपनी 11th-12th में बायो ऑप्ट कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए अपनी साइंस फील्ड में, बायोटेक ले लो, बायोलॉजी ले लो, माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो अपनी करेंगे वो भी आपकी बायोलॉजी में होनी चाहिए। उसके बाद आप PhD का एग्ज़ाम दीजिए, नेट क्लियर कीजिए, उसमें JRF क्लियर होने के बाद आप एक PhD में एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो नेट एग्ज़ाम के बाद आपको आप अगर क्लियर कर पाते हैं तो उसके बाद वो अपने इंस्टीट्यूट में लेती हैं। आपकी PhD 5 इयर्स की प्रोग्राम चलता है उसका। उसके बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हैं जो काफ़ी हमारे नेशन को जो सर्व कर रहे हैं। आई सल्यूट टू दैम। और आप लैब के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। उसमें लैब टेक्नीशियन जो हम फंक्शंस करते हैं, ब्लड टेस्टिंग, एनिमल की टेस्टिंग हो गई, फीटस की टेस्टिंग हो गई, तो लैब में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एज ए साइंटिस्ट यू कैन वर्क एज वंडर फ्लाई, just spread your wings. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ दिशा ठाकरान एंड माय क्वेश्चन इज़ जो बच्चा एकेडमिक्स में ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उसके पास अदर ऑप्शंस क्या होते हैं जॉब्स के लिए, और उसके लिए क्या सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए उन्हें? अगर आप आर्ट्स में गए हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है, इलस्ट्रेटर है, कार्टूनिस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यू कैन बिकम अ टीचर ऑल्सो। डांस में जाते हैं, कथक में करिए, भरतनाट्यम में करिए, फोक में जाइए। दिल्ली में सेंटर है, कल्चरल सेंटर है, जहाँ से किए हुए बच्चे, सिलेक्ट किए हुए बच्चे अब्रॉड कंट्रीज़ में इंडिया खुद भेजता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स
and they are earning in lakhs of rupees months. So definitely उसके अलावा अगर आप singing में अच्छे हैं, lyrics लिखिए, compositions कीजिए, you can go for excellent ways are to earn money. Money earning is not the last thing, but the main thing is how I am settled and how full throughout the life I am going with the apna startup is where the most important thing. Those who are composers and lyricists, they have their own startups. They are the music composers. They are not working under anyone. They are doing their own work. So definitely you can explore का काम है and express and impress. सबसे easy है इसके लिए कहना. Good morning, experts. My name is Pahel Soni, and I am here. And my question is that to become an archaeologist, is there any scope further in future? If it is, and is the process hard or difficult? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आप आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो नो डाउट आपका ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है और पर्टिकुलरली आपका हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है. तो जहाँ तक आप बात करते हैं कि हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जितने भी हैं वहाँ पे आप लोगों को गाइड मिलते होंगे. जब आप जाते हैं तो आप लोगों को गाइड मिलते हैं कि वो आप लोगों को उस इमारत के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, मोहनजोदड़ो के बारे में आपने सुना होगा, आप लोग अपने सब्जेक्ट में पढ़ते भी होंगे. तो इन सब की खुदाई में जो अवशेष मिले उसके लिए कौन काम कर रहा है? तो बहुत अच्छा एरिया है अगर आपका कुछ इस टाइप की रिसर्च करने का है. नो डाउट कि अगर आप ये मान के चलें कि किस फील्ड में कंपटीशन नहीं है तो मैं ऑप्ट करूं, तो वो हमारी गलती होगी. हम पहले से ही ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि हमने कोई कंपटीशन नहीं करना. तो कंपटीशन तो बेटा हर फील्ड में मिलेगा आप लोगों को. तो लेकिन ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप उस पर क्या बेहतर से बेहतर रिसर्च कर सकते हैं. क्या चीज़ें आप ऐसी निकाल के गवर्नमेंट के सामने लाते हैं, सोसाइटी के सामने लेके आते हैं कि आपने ये चीज़ निकाली एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो आपको कहीं ना कहीं एकदम से हाइप देगा. आप कई बार देखते हैं कि हमारा जो रुपी हम लोग इंग्लिश में लिखते थे RS, उसके बाद इसका सिंबल चेंज हुआ. वो सिंबल चेंज करने वाले तो 140 करोड़ जनसंख्या बैठी थी जो कोई भी चेंजेस ला सकते थे, लेकिन उसको लाने वाला कौन था? वो भी कोई एक यूनिक था, आप में से ही था कोई. सो डिफरेंट कुछ करेंगे, यूनिक कुछ करेंगे उसी फील्ड में, तो डेफिनेटली आपका जो ग्रोथ होगा और जो आपका ग्राफ दिखाई देगा ऑल ओवर वर्ल्ड, वो एकदम से डिफरेंट ही होगा. तो उस फील्ड में आप अपने आप को पूरा डिवोट करें और उस पर पूरा रिसर्च वर्क करें. डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव करेंगे और बहुत अच्छा एरिया है. मैं कहूँगा इस पे वर्क करिए और आने वाली हमारी जो गवर्नमेंट है रेगुलरली अपने मोनूमेंट्स या अपने जो धार्मिक स्थल हैं उन पे आप ये काम कर ही रही हैं. तो आप इन चीज़ों पे करिए. किसी भी चीज़ को आप उठा के लाते हैं, बाबरी मस्जिद का मुद्दा था जिसमें आज राम मंदिर अपना इस लेवल पे आ चुका है, तो वो भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहा कि यहाँ क्या था क्या नहीं था, लेकिन फाइनली जो चीज़ थी वो डिसाइड हुई और उस पर आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं. तो किसी भी चीज़ को करने के लिए, सर्च करने के लिए आपको अपने लेवल पे अपनी जिज्ञासा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि आप इस में अपना बेहतर करके दिखा सकें. कार्यक्रम आगे बढ़ता चलेगा. हम जगह जगह जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, हर स्कूल में जाके वहाँ के बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं. साथ ही साथ सोशल मीडिया से जुड़ना ना भूलें. यही कहना चाहूँगी अंत में कि निरंतर प्रयास करते रहिए. आपका प्रयास ही आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा. और डेली लर्निंग, जो आपका डेली का एक लर्निंग होता है, उसको भी आप बनाए रखें, क्योंकि भाई लर्निंग ऐसी चीज़ है ना जिसके ज़रिए आप एक नए आयाम पर पहुंच सकते हैं. तो अंत में यही कहूँगी, रखिए अपना बहुत ख्याल और मुझे यानी रीमा को दीजिए विदा. नमस्कार. पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत.